लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस मॉडल्स पे डिस्कशन स्टार्ट की थी और हमने देखा था कि सीक्वेंस मॉडल्स ट्रेन करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है जिसका नाम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स या RNN। हमने RNN का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप के RNN आर्किटेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जैसे सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए किस किस्म का स्ट्रक्चर हो सकता है, मशीन ट्रांसलेशन के लिए किस किस्म का स्ट्रक्चर हो सकता है, एंड सो ऑन। हमने मल्टीपल RNN आर्किटेक्चर्स डिस्कस किए थे। तो यूजली जो आपने RNN देखा था वो कुछ इस तरह की चीज होती है और हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइम स्टेप्स होते हैं। यहाँ हमारे पास इनपुट होती है, इसको मैं अब xt कह देता हूँ, अप टू xt(x). तो ये हमारी मेथोडोलॉजी थी, जो हमने नोटेशन थी जो इसके लिए प्रिपेयर की थी। तो यहाँ हमारे पास प्रेडिक्टेड लेबल्स होते हैं हर टाइम स्टेप पे, तो मैं इन सबको भी टी ही कहूँगा एज अ टाइम स्टेप। तो ये एक जनरल आर्किटेक्चर था RNN का जो हमने देखा था। यूजुअली RNN जो है वो लैंग्वेज मॉडल्स यानी सीक्वेंस मॉडल्स में ज्यादातर हमारे पास लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, जिनका हमने बेसिक सा आर्किटेक्चर देखा था कि कैसे हम उसकी वोकैबुलरी बनाते हैं और उस वोकैबुलरी के बाद हम वन हॉट इनकोडिंग या कोई और मेथड से डायमेंशंस के वेक्टर बनाते हैं और उन वेक्टर्स को हम यूज करते हैं सीक्वेंस मॉडल। तो एक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है RNN के साथ वो ये है कि these are prone to vanishing gradient problem। तो ये जो जनरल RNN का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, जिस स्ट्रक्चर को हम इन दो इक्वेशन से हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो ये फंडामेंटली इज प्रोन टू वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अब वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से हमारा वास्ता आपको याद होगा कि फुली कनेक्टेड नेटवर्क में भी पड़ा था और हमारा वास्ता इनसे CNN में भी पड़ा था। वैनिशिंग ग्रेडियंट पे हम थोड़ी सी अभी डिस्कशन करते हैं कि ये प्रॉब्लम इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें ये क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारा जनरल आर्किटेक्चर है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ताकि अगर आपके ज़हन में नहीं है तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इसके हम कहते हैं कि ये सिंपल RNN है या वनीला RNN। जैसे वनीला आइसक्रीम होती है ना, उसमें कोई खास फ्लेवर नहीं होता, लेकिन बाकी आइसक्रीम जो है वो मैंगो फ्लेवर भी हो सकती है, चॉकलेट भी हो सकती है। तो इसी तरह RNN जो है उसमें भी हमारे पास ये वनीला RNN है, यानी कि ये सिंपल RNN आर्किटेक्चर है। तो अब फर्ज करें हमारे पास एक लैंग्वेज मॉडल है जिसमें हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वर्ड्स की आपस में डिपेंडेंसीज। फॉर एग्जांपल, द कैट which ate delicious food including। अब आपको पता है आगे मैं बहुत सारे फूड लिख सकता हूँ, बनाना, एप्पल, पियर, सैलड, वट एवर। सो आई वुड जस्ट से ब्ला 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 वाज फुल। अब इधर जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज आपके सामने है वो ये है कि ये जो द कैट है ये वाज फुल। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक और सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसमें दी कैट्स, अब ये ज्यादा कैट्स है, विच एट डिलीशियस फूड इंक्लूडिंग, आगे वही सारा फूड जो है और ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वर फुल। ठीक है, अब इसमें नोट करने की बात ये है कि दिस वाज
is dependent on this cat and this var is dependent on this cats। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत आखिरी का जो टाइम स्टैम्प है उसकी डिपेंडेंसी बहुत स्टार्ट के टाइम स्टैम्प पे। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो वो हमने बताया था कि एसेंशियली आपको पता है कि हम इसमें ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं यूजिंग बैक प्रोपगेशन। ठीक है ना, ये जैसे कि फुली कनेक्टेड नेटवर्क में हमने एक बहुत बड़ा नेट ऐसे हम बनाते थे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ लेयर्स का, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आती थी और उस आउटपुट से हम लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते थे। ठीक है, इस लॉस से फिर हम बैक प्रोपगेशन कैलकुलेट करते थे, लेयर बाय लेयर करते जाते थे अनटिल के हमारे पास इन वेट्स का रिलेशनशिप विद लॉस फंक्शन आ जाता था। और जब ये रिलेशन हमारे पास आता था तो फिर हमें पता चलता था इस वेट्स को किस डायरेक्शन में ट्यून करेंगे तो ये लॉस कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इंटरमीडिएट लेयर बहुत सारी हो तो ये ग्रेडियंट आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जीरो होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस जगह पे ग्रेडियंट 0.1 आई, इस जगह पे 0.01 आई, इस जगह पे 0.001 आई, इस पॉइंट पे 0.00001 आई, तो ये एसेंशियली दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास रिलेशनशिप जो है वो इतना अच्छा नहीं है जिसकी बेस पे आप अपने इन वेट्स को ट्यून कर सके। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट्स प्रॉब्लम। ठीक है ना, और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम जब भी अकर होता है तो हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है उसको ग्रेडियंट डिसेंट से फाइन ट्यून करना है या ट्रेन करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली यही फिनोमिना अगर आप नोट करें तो हमारे पास आरएनएन में आ रहा है जब हम इस किस्म की डिपेंडेंसी जो है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं एक लैंग्वेज मॉडल में। क्योंकि हमारे पास लॉस आपको याद होगा कि जब हमने फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन डिस्कस की थी आरएनएन में तो हमारे पास सम ऑफ लॉस इधर आया था, और ये लॉस जो है ये फिर बैक प्रोपगेट हुआ था ऐसे 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 अप टू ऐसे। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि ये डिपेंडेंसी जो है ये इस टाइम स्टेप पे है, लेकिन ये कैट जो है ये कहीं इस टाइम स्टेप पे और दरमियान में एन टाइम स्टेप्स है। तो इसका मतलब है कि जब हम ये ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करेंगे हर टाइम स्टेप पे तो हमारी ग्रेडियंट जो है वो अगर वैनिश हो रही होंगी तो हमारे पास इस जगह पे जो कंप्यूटेशंस हैं वो कंप्यूटेशंस जो हैं वो लोकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगी, लेकिन वो ये कंप्यूटेशन इस कंप्यूटेशन से या ये कैट की कंप्यूटेशन इस वाज की कंप्यूटेशन जो है इसको रिटेन नहीं रख पाए। ठीक है, तो इसलिए इस किस्म का आरएनएन जो है यानी जो वनीला आरएनएन है ये दिस इज नॉट गुड फॉर रिमेम्बरिंग long term dependence is not good for remembering long term dependencies। तो अब इसका मतलब है कि हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए होगा जो हमें अलाउ करे कि हम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज जो हैं वो रिटेन रख सके। क्योंकि हम अगर लैंग्वेज मॉडल और एफिशिएंट लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहते हैं जैसे चैट बॉट्स या इस किस्म के, तो इसका मतलब है कि हमें इस किस्म की लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज जो हैं वो उनके रिलेशनशिप भी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए हम ये जो आरएनएन का आर्किटेक्चर है इस आरएनएन के आर्किटेक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, और वो मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हमें अलाउ करती हैं कि हम ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज जो हैं इन्हें रिमेंबर रख सकें। ठीक है, तो
अब ये डिपेंडेंसीज जो है ये डिफरेंट लोगों ने प्रपोज की हैं, सॉरी ये डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के जो मैकेनिज्म्स या मॉडिफिकेशंस हैं ये डिफरेंट लोगों ने प्रपोज की है, इसलिए हमारे पास इसमें मल्टीपल टाइप के आरएनएन यूनिट्स जो हैं वो मौजूद है। तो उनमें से जो दो मोस्ट पॉपुलर मॉडिफिकेशंस हैं उनमें से एक है ग्रू या गेटेड रिकरेंट यूनिट, और हमारे पास जो दूसरी मॉडिफिकेशन है आरएनएन की वो है एलएसटीएम या लॉन्ग शॉर्ट टर्म, ये टर्म है TERM, टर्म मेमोरी। ठीक है, तो ये दो मॉडिफिकेशंस लिटरेचर में बहुत सारी हैं लेकिन ये दो ज्यादा मशहूर हैं और ये पॉपुलर भी हैं डीप लर्निंग कम्युनिटी के साथ। तो इसलिए आज हम इन दोनों मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छा अब पहले हम बात करते हैं गेटेड रिकरेंट यूनिट की। और मैं पहले बनाऊंगा सिंप्लीफाइड ग्रुप और उसमें फिर बाद में मैं थोड़ा सा और एडिशन करूंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिंप्लीफाइड ग्रुप एंड देन उससे हम फुल गेटेड रिकरेंट यूनिट बनाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने पहले आपके सामने वनीला आरएनएन रखा था उसकी अगर मैं तस्वीर बनाना चाहूँ तो वो तस्वीर कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये प्रीवियस टाइम स्टेप की एक्टिवेशन है, इस एक्टिवेशन के साथ आप करंट टाइम स्टैम्प की इनपुट जो है वो कंबाइन करते हैं, इसे आप 10H से पास करते हैं। जब आप 10H से पास करते हैं तो आपके पास एक तो नेक्स्ट एक्टिवेशन आ जाती है, दूसरा अगर आप चाहें तो इधर सिग्मॉइड लगा के, सिग्मॉइड के लिए आपको पता है हमेशा से ये सिंबल यूज करते रहे तो मैं इधर भी ये सिंबल यूज करूंगा, दिस इज नॉट 6, दिस इज सिग्मॉइड। ठीक है, तो जब भी मैंने सिग्मॉइड लिखना होगा तो मैं ये सिंबल यूज करूंगा। तो हम इस जगह पे सिग्मॉइड या अगर मल्टी क्लास है तो सॉफ्ट मैक्स लगा के लेबल भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि हमने वो नेम्ड एंटिटी प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। तो ये हमारा है वनीला आरएनए। ठीक है, अब सिंप्लीफाइड ग्रू क्या करता है, ये इसमें जो एक इंपॉर्टेंट, अच्छा इस डिस्कशन के लिए हम अपना वही वाला जो सेंटेंस है ना उसी की बात करेंगे, द कैट विच एट डिलीशियस फूड इंक्लूडिंग आगे लॉट ऑफ टाइप फूड वाज फॉल। ठीक है, कैट में ई नहीं होता, सो दिस इज कैट। अच्छा जी, ओके, अब जो ग्रू है उसमें एक खास बात या एक बड़ी मॉडिफिकेशन ये है कि उसमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी ग्रू के अंदर हम एक सेल मेमोरी जो है एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम सेल मेमोरी कहते हैं और इस वेरिएबल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस सी इज सेल मेमोरी। अच्छा, बहुत सारी बुक्स जो हैं इस सी को एच से भी रिप्रेजेंट करती हैं लेकिन एसेंशियली टेक अवे ये है कि दिस इज फॉर रिमेम्बरिंग द डिपेंडेंसीज। तो इस टॉपिक में मैं तो इसे सी से रिप्रेजेंट करूंगा लेकिन बाज बुक अगर एच से भी करें तो आपने परेशान नहीं होना, इट इज एसेंशियली द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा, अब हमारा आइडिया ये है कि हम जब इस सीक्वेंस को प्रोसेस करेंगे तो इस टाइम स्टैम्प पे, इस टाइम स्टेप पे ये
RNN जो है वो ये याद रख लेगा कि ये कैट जो है ये सिंगुलर थी मेमोरी सेल में। उसके बाद ये इस टाइम स्टेप पे आएगा, तो ये टाइम स्टेप पे ये मेमोरी सेल जो है ग्रू डिसाइड करेगा कि उसने इसे ओवरराइट करना है या नहीं करना। क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी इससे नहीं है, वो डिसाइड करेगा नहीं करना। सिमिलरली इस टाइम स्टैम्प पे इस मेमोरी को ओवरराइट करना है, वो कहेगा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अनटिल वो इधर पहुंच जाएगा। जब वो इधर पहुंच जाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये जो मैंने मेमोरी रखी थी इसका इस वाज से ताल्लुक था। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड फिर वो क्या करेगा कि वो डिसाइड करेगा कि अब मैं इस मेमोरी को किसी और मेमोरी के साथ ओवरराइट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है इसका कि किस तरह हम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी जो है वो ग्रू में याद रखा जाता है। तो essentially at time t the memory cell C has some memory, and even though CT can be replaced, but the beauty of GRU is that it will decide using a gate, यानी इस जगह पे हमारे पास एक गेट होगा। अच्छा, इस गेट को आप एक एक्टिवेशन फंक्शन समझिए कि ये गेट या तो खुला होगा या बंद होगा, ठीक है ना। तो ग्रू एक गेटिंग मैकेनिज्म जो है वो यूज करके डिसाइड करेगा कि उसने इस मेमोरी सेल को ओवरराइट करना है या इस मेमोरी को रिटेन रखना है, ताकि वो आगे की लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी में इस मेमोरी को यूज कर सके। तो एसेंशियली ग्रू जो है उसमें दूसरी खास बात ये है मेमोरी सेल के बाद कि वो मेमोरी सेल को राइट करने के लिए या ओवरराइट करने के लिए गेट्स यूज करता है। और ये गेट्स कुछ भी नहीं है, ये वही एक्टिवेशन फंक्शन है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस। इस पॉइंट तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, उसके बाद मैं फिर आगे इसको इसको हम पिक्टोरियली भी देख लेंगे, लेकिन इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर देख लेंगे तो वो उसमें हमें ज्यादा आसानी होगी, लेकिन हम एसेंशियली दोनों फॉर्म में इसको स्टडी कर लेंगे। तो अभी तक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ग्रू में ये जो सी है जो मैंने मेमोरी को की, दिस इज एसेंशियली इक्वल टू एक्टिवेशन। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ये एक्टिवेशन ही है तो इसे सी का नाम क्यों दिया। इसकी वजह ये है कि जब हम दूसरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे विच इज एलएसटीएम, तो उसमें ये इक्वल नहीं हो। तो हम अभी से अपनी नोटेशन इस तरह यूज करेंगे कि ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सकें कि ग्रू और एलएसटीएम में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए ये सी टी जो है ये एसेंशियली एक्टिवेशन के बराबर है, लेकिन मैं इसे एक डिफरेंट सेल मेमोरी जो है उससे रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके बाद इन इक्वेशंस को हम फिर उनकी एक डायग्राम भी बना लेंगे। तो पहले हम इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, सिंप्लीफाइड ग्रुप। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि प्रीवियस टाइम स्टेप पे सी टी माइनस वन यानी प्रीवियस मेमोरी जो है वो प्रीवियस एक्टिवेशन के बराबर है। तो मैं इसी फैक्ट को इस तरह लिख देता हूँ, सी टी माइनस वन इज इक्वल टू ए टी माइनस वन। ठीक है, अब ग्रू क्या करता है, वो हर टाइम स्टेप पे एक कैंडिडेट मेमोरी वैल्यू क्रिएट करता है। उस कैंडिडेट मेमोरी वैल्यू को हम सी टिल्डे या सी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैं उसे कहता हूँ सी टिल्डे ऑफ टी। ये सी टिल्डे क्या है, ये कैंडिडेट वैल्यू है। कैंडिडेट वैल्यू का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है गेट अगर इसको अलाउ करेगा तो ये मेमोरी को ओवरराइट करेगी, गेट अगर इसको अलाउ नहीं करेगा तो ये ओवरराइट नहीं करेगी। इसलिए ये कंफर्म्ड सी नहीं है, ये कैंडिडेट सी है, कैंडिडेट मेमोरी सेल वैल्यू है। हो सकता है ये ओवरराइट हो सकता है ये ओवरराइट ना हो, इसलिए हम इसे कैंडिडेट वैल्यू करते हैं। तो ये कैलकुलेट जो है उसी तरह होती है जिस तरह वनीला में हम कैलकुलेट कर रहे थे। 10H है हमारे पास,
इधर हमारे पास वेट्स हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट विद, अब चूंकि ये सी और ए बराबर थे, तो अगर मैं आपको इक्वेशन दिखाऊं तो ये इस ए की जगह मैं सी भी यूज कर सकता हूं, तो मैं इसको सी ही लिखूंगा, ठीक है। तो एसेंशली सी और ए बराबर है, इसलिए मैं इधर इसे सी लिख रहा हूं। तो ये प्रीवियस एक्टिवेशन या प्रीवियस मेमोरी है, जो मर्जी कह लें आप इसे। ये करंट टाइम स्टेप की इनपुट है और ये बायस है। अच्छा, अब हमारे पास कैंडिडेट वैल्यू आ गई। अब ग्रू के पास एक स्पेशल गेट है जिसे ये कहता है अपडेट, ठीक है जी। इस गेट को हम इस गैमा से, कैपिटल गैमा से जाहिर करेंगे। मैं इसे कहता हूं अपडेट गेट। सो दिस इज कैपिटल गैमा, और कैपिटल गैमा यू का मतलब है कि ये अपडेट गेट है। गैमा इसलिए कि गैमा अगर आप देखें तो ये सॉर्ट ऑफ एक गेट सा बन जाता है, दूसरा ये है भी जी, तो इसलिए ये याद रखना इजी है, इसलिए मैंने ये सिंबल जो है ये चूज कर लिया गेट्स के लिए। अच्छा, ये अपडेट गेट जो है इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 1 के दरमियान होगी, लेकिन आप इंट्यूटिवली ये समझ सकते हैं कि या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा। अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि प्रीवियस मेमोरी वैल्यू ओवरराइट नहीं होगी, और अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है कि प्रीवियस मेमोरी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो एसेंशियली 0 1 के लिए आपको पता है हम हमेशा से सिग्मॉइड यूज करते आ रहे हैं, तो इधर भी हम सिग्मॉइड यूज करेंगे। और इधर हमारे पास डिफरेंट वेट्स हैं अपडेट गेट्स के, और ये वेट्स जो हैं ये यूज करेंगे प्रीवियस एक्टिवेशन। प्रीवियस का मतलब है प्रीवियस टाइम स्टेप की एक्टिवेशन या मेमोरी वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन और मेमोरी वैल्यू ग्रू में सेम है, इसलिए मैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। और साथ हमारे पास करंट टाइम स्टेप की की इनपुट वैल्यू, और साथ हमारे पास बायस, ठीक है। अच्छा, अब ये या 0 आएगा या 1 आएगा, और इस 0 1 की बेस पे ये डिसाइड होगा कि ये कैंडिडेट वैल्यू जो है ये राइट होगी या नहीं होगी। तो अब हम इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सी टी इज इक्वल टू अपडेट गेट मल्टीप्लाइड बाय कैंडिडेट वैल्यू, क्योंकि अपडेट गेट है डिसाइड करना है ना कि ये लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, अपडेट होगी या नहीं होगी। अच्छा, ये जो मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखी है ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन आपको याद होगा जब हमने लीनियर अलजेब्रा डिस्कस किया था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। दिस इज एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब या तो ये 0 है या ये 1 है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये नया जो एक्टिवेशन है, ये नई मेमोरी वैल्यू है, ये कैंडिडेट वैल्यू से निकली है। लेकिन अगर ये 1 नहीं है, ये 0 है, तो इसका मतलब है ये सारी चीज 0 हो जाएगी। तो फिर ये सीटी किसके बराबर है? ये सीटी 0 तो नहीं हो सकती, आपको पता है हम एक्टिवेशन 0 तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पिछली एक्टिवेशन को ही आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो पिछली एक्टिवेशन हमारे पास जो थी वो थी सी टी माइनस 1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस अपडेट गेट। अब अपडेट गेट 1 है तो 1 माइनस अपडेट गेट फिर आपको पता है 0 हो जाएगा। तो या तो ये चीज 0 होगी या ये चीज 0 होगी। अगर ये 0 है तो आपकी करंट टाइम स्टेप की एक्टिवेशन जो है वो प्रीवियस एक्टिवेशन के बराबर है, लेकिन अगर ये चीज 0 है तो इसका मतलब है कि आपकी करंट टाइम स्टेप की एक्टिवेशन या करंट टाइम स्टेप की मेमोरी जो है वो कैंडिडेट के बराबर है। तो इस तरह ये गेट क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि
ये गेट डिसाइड करता है कि हमने कैंडिडेट वैल्यू जो कैलकुलेट की थी इस टाइम स्टेप पे, क्या हमने उस कैंडिडेट वैल्यू से मेमोरी को ओवरराइट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो अब आगे की चीज कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रू के अंदर मेमोरी वैल्यू ही असल में एक्टिवेशन वैल्यू है। तो जब आपने ये सी टी कैलकुलेट कर लिया तो असेंशली जो आपकी एक्टिवेशन है ए टी वो डेफिनेटली सी टी के बराबर हो जाएगी। तो दिस इज ये जो हमने लिखा रिलेशन, दिस इज सिंप्लीफाइड गेटेड रिकरेंट यूनिट। ठीक है, सिंप्लीफाइड ग्रुप। अच्छा, अब मैं ये सेंटेंस रेज करता हूं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इसकी पिक्चर कैसे मैच करेगी जो हमने वनीला आरएनएन बनाया था उससे। लेकिन एसेंशियली आप ये याद रखें कि हम इसी सेंटेंस की बेस पे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज की बात कर रहे हैं जो कि वैनिशिंग ग्रेडियंट की वजह से डिस्ट्रॉय होती है। तो हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास अब आपको पता है कि पीछे टाइम स्टेप से एक्टिवेशन या सी टी -1 आ रहा है, विच इज एसेंशियली इक्वल टू ए टी -1। तो इसलिए मैं दोनों लिख देता हूँ कि ये दोनों एक ही चीज है। अब इसमें ये गेट में जब एंटर होता है तो इस एंटर होने के बाद दिस इज कंबाइंड विद एक्स टी। ठीक है, इसको आप, ये मैं रेड से ब्लू से अगर यूज करूँ तो ये एक्चुअली मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सी टी -1 है और ये एक्स है, तो ये दोनों मैंने इन लाइंस से शो किए। और आपको पता है कि अब इस यूनिट के अंदर डेफिनेटली इसके अपने वेट्स होंगे और ये चूंकि 10H है तो इसके बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो आउटपुट जो है वो मेरा कैंडिडेट टी हो, दैट वुड बी माय कैंडिडेट टी, दिस वन। इसे मैं रेड से सर्कल कर देता हूँ। तो इस पॉइंट पे मेरे पास कैंडिडेट सी आ गया। अब जो दूसरा काम होगा वो यही कि यही जो है कंबाइन होके मेरे गेट में चली जाएगी, अपडेट गेट में। और अपडेट गेट में आपको पता है सिग्मॉइड है तो इसलिए मैं सिग्मॉइड भी लगा देता हूँ, ये इधर गई। अब इसकी आउटपुट और ये टिल्डे जो हैं ये हम इस बॉक्स से दिखा देते हैं। ये बॉक्स एक्चुअली इस ऑपरेशन को जाहिर कर रहा है जो मैंने अभी आपको एरो के साथ शो किया। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा नहीं पूरी इक्वेशन, मैं सिर्फ इसको जाहिर कर रहा हूं ऐसे। और दूसरी इसमें खास बात यह है कि हमारे पास अब इस जगह पे ये डिसाइड होना है कि सी टी जो है वो प्रीवियस से कैलकुलेट होगा या इस कैंडिडेट से कैलकुलेट होगा। इसका मतलब है कि हमें एक लिंक जो है वो प्रीवियस सी टी -1 का भी दर्शाइए। तो इस जगह से अब हमारे पास नया सी टी यानी करंट टाइम स्टेप की मेमोरी जो है वो जनरेट हो जाएगी, सी टी विच इज एसेंशियली इक्वल टू ए टी। और हमने अगर इस जगह पे कोई लेबल्स जनरेट करने हैं तो वो लेबल्स भी फिर हम इसी जगह से ऊपर सॉफ्ट मैक्स या सिग्मॉइड लगा के वाई हैट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइम स्टेप। तो ये अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारे पास वनीला आरएनएन है यानी सिंपल आरएनएन है और ये हमारे पास गेटेड रिकरेंट यूनिट है, सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो आ, सिर्फ इसमें जो दो डिफरेंट चीजें हैं वो ये है कि इसमें जरा कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी है और मेमोरी जो है दैट इज गवर्नड यूजिंग एन अपडेट गेट। ये अपडेट गेट
डिसाइड करता है कि क्या मैंने करंट एक्टिवेशन जो है वो प्रीवियस एक्टिवेशन के बराबर रखनी है या मैंने वो दोबारा कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज गवर्न्ड यूजिंग दिस अपडेट गेट। और ये हमने शो किया था इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड ग्रू है। अच्छा, सिंप्लीफाइड मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास ग्रू में जो फुल ग्रू है उसमें हमारे पास एक गेट और होता है। उस गेट को हम कहते हैं रेलेवेंस गेट, ठीक है। वो मैं ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि चेंजेस किधर आएंगे। तो हमारे पास जो फुल ग्रू है, अगर मैं फुल गेटेड रिकरेंट यूनिट बनाऊं, I'll write it as full ग्रू या फुल गेटेड रिकरेंट यूनिट। इसमें मेरे पास एक रेलेवेंस गेट होगा। याद रखें, जब भी हम गेट कहेंगे तो गेट का मतलब ये है कि बाइनरी 0 या 1, या तो गेट ऑन होगा या गेट ऑफ होगा, जैसे आपने लॉजिक डिजाइन में गेट्स पढ़े। तो इसलिए मैंने इसको गेट का नाम दिया कि ये गेट डिसाइड करेगा कि चीज ने अपडेट होना है या नहीं होना, ठीक है। सो दिस रेलेवेंस गेट इज कैलकुलेटेड, सिर्फ इसके वेट्स अपने डिफरेंट होंगे, बाकी कैलकुलेशन इसकी अपडेट गेट की तरह की है। आप अगर देखें तो इसके अपने वेट्स हैं WR, बाकी कैलकुलेशन इसकी जो है वो बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की कैलकुलेशन पहले हमने की है, और इसकी अपनी बायस होगी, ठीक है। अच्छा, ये रेलेवेंस गेट जो है, ये रेलेवेंस गेट गवर्न करता है इस कैंडिडेट की कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको मैं अब ऊपर से ये जो मैंने बनाए थे इधर अरेज करके मैं इसका अपडेटेड वर्जन लिखता हूं, लेकिन एसेंशियली आप नोट करेंगे कि रेलेवेंस गेट जो है वो सिर्फ कैंडिडेट वैल्यू की कैलकुलेशन में रोल प्ले करता है, उसके अलावा उसका इतना रोल नहीं है। लेकिन ये एक मॉडिफिकेशन है चूंकि ग्रू की, इसलिए ये आपके साथ डिस्कस करना जरूरी भी है। तो अब ये रेलेवेंस गेट के साथ जो आपकी कैंडिडेट वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी जिसे हमने सी टिल्डे का नाम दिया था, वो बाकी तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, ये जो डॉट प्रोडक्ट हो रही है ये अब पहले रेलेवेंस गेट के साथ होगी, यानी ये रेलेवेंस डिसाइड करेगी कि प्रीवियस जो मेमोरी वैल्यू है ये करंट कैंडिडेट की कैलकुलेशन के लिए कितनी रेलेवेंट है। जैसे ये अगर हमने वही द कैट हु एट ब्ला 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 वाज फुल, अगर हमने उसी को जेन में रखे, तो इस केस में द कैट जो है उसका रिलेशनशिप वाज के साथ है। इसका मतलब है ग्रू क्या करेगा, वो दरमियान की जो एक्टिवेशंस हैं उन्हें इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं देगा, लेकिन जब वो वाज पे पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा कि यार इसकी रेलेवेंस कैट के साथ बहुत ज्यादा है, इस तरह वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी जो है वो मेंटेन कर सके। तो ये जो रेलेवेंस गेट है ये सिंपली प्रीवियस मेमोरी वैल्यू की रेलेवेंस जो है उसे डिस्कस करता है करंट टाइम स्टेप की रेलेवेंस के साथ, बाकी कैलकुलेशन इसकी सेम है। तो इसका मतलब है कि अब हमारी ये इक्वेशन जो है रेलेवेंस गेट के बाद ये सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई, एंड दिस इज फुल गेटेड रिकरेंट यूनिट, और सिर्फ एक गेट का फर्क है, बाकी एसेंशियली कॉन्सेप्ट सारा जो है वो सेम है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ओवरवेल्म्ड फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना RNN जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है ड्यू टू इट्स आर्किटेक्चर। तो अगर थोड़ी सी मुश्किल हो भी रही है तो डोंट वरी, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है।